अपन जो बात कर रहे थे कल, मैंने आपको क्या बताया था, बोध संगतियां, और उन बोध संगतियों में सिर्फ पहली हुई है, और उसमें दूसरी संगति का मैं उदाहरण डाल देता हूं। सेकंड बोध संगति आप मेरे साथ साथ ही उतार दो, मेरे साथ साथ लिख दो, जिससे कि बाद में समझाने का काम रहे। सेकंड बोध संगति, समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, शासक कालाशोक, अध्यक्ष सबका मीर या सर्व कामे, उपाध्यक्ष पुकुद कच्चायन, आयोजन का कारण बुद्ध मृत्यु या बौद्ध धर्म में व्यापक मतभेद का समाधान करना। लिख दिया। ये कालाशोक मगध का राजा था। मगध बोले तो पाटलिपुत्र नहीं, कालाशोक नागवंश का शासक था, हरिक वंश का नहीं। हरिक वंश तो पहले खत्म हो लिया। अजाशत्रु हरिक वंश का था। हाँ जी, वैशाली वर्तमान उत्तरी बिहार में। लिख दिया क्या बच्चों? तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, बस बात सुनने की है, बात समझने की है। एक तो कल एक विद्यार्थी ने जो मुझसे जाते जाते पूछा था, पहले मैं उसका वो क्लियर कर दूं, जिससे बाकी और भी उसके जैसे विद्यार्थी उनको एक बात समझ में आ जाए कि ये जो ईसा पूर्व और ईसवी सन, इनका चक्कर क्या है। कल बहुत सारे विद्यार्थी जो मुझे रास्ते मिले थे उन्होंने मुझे बताया, मान लो कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, जो ईसाई धर्म का भगवान पैगंबर मानते हैं जिसको, ईसा मसीह का जन्म
जब हुआ था, मान लो उसको हमने 0 वर्ष मान लिया, 0 वर्ष, तो इसके बाद में जब 100 साल हो गए तो उसको 100 ईस्वी कहेंगे। 1000 हो गए तो उसको हम 1000 ईस्वी कहेंगे, और 2000 हो गए उसको हम 2000 ईस्वी। तो जैसे आपका जन्म हुआ मान लो कि 2000 ईस्वी में, या 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, तो वो ईसा के जन्म की कितनी साल बाद हो रहा है? अभी ईसा के जन्म को 2023 वर्ष हो चुके हैं। ये तो हो गया ईस्वी सन। ये सारा का सारा कौन सा सन हो गया? ईस्वी। अब मान लो कि ईसा मसीह के जन्म के पहले कोई घटना, 100 साल पहले कोई घटना हुई थी, तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलो। ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म की 100 वर्ष पहले। मान लो कि कोई घटना, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना 322 ईसा पूर्व में, तो इसका मतलब ईसा के जन्म के कितने साल पहले? जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में। तो ये 563 साल पहले। अब मान लो कि ये जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का, तो फिर ये मरेगा कब? 80 साल की उम्र में, तो 483, यानी कि 563 साल पहले जन्म हुआ। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति 500 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के 500 साल पहले पैदा होता है और 100 साल जीता है, तो कब मरेगा? 400 ईसा पूर्व में मरेगा। तो यहां जन्म 500 में हो रहा है और मृत्यु, जबकि ईस्वी में क्या होगा? किसी का जन्म 400 में होगा तो मृत्यु। तो जन्म के पहले जो काल है वो उल्टा चलता है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु 583 में हुई, 483 में हुई। तो ये क्रम उल्टा चलता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, मौर्य वंश की स्थापना की। लेकिन 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना, चंद्रगुप्त प्रथम, और उसने गुप्त वंश की नींव रखी। तो दोनों में अंतर कितना है? एक 319 ईस्वी में शासक बनता है और एक 322 ईसा पूर्व में शासक बनता है। दोनों के बीच अंतर कितना? तो आप कहोगे गुरुजी ये भी कोई बात हुई? 322 माइनस 319, अंतर जो है ना 3 साल का हो गया, ये कोई बात होती है? लेकिन ये अंतर गलत है। कितना हुआ अंतर बता बावड़ी? घटाना नहीं बेटा, इनको जोड़ना। 9 और 2 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 3 3 6। दोनों में 641 साल का फर्क है, क्योंकि 322 साल पहले की बात है, फिर होते होते 0 होगा और 0 के बाद में फिर से 319 होंगे। तो यहां तक क्लियर है मामला? ओके। ईस्वी का मतलब ईसा के जन्म के बाद की घटना है, ईसा पूर्व का मतलब जन्म के बहुत पहले की घटना है। इनका सीक्वेंस उल्टा होता है, इनका सीक्वेंस उल्टा होता है। ठीक है। अरे किसी को कुछ पूछना होता हाथ खड़े कर लो, ऐसे शर्माओ मत जैसे कोई नया नया ब्याह हुआ है। फटाफट पूछ लो, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब सारे होशियार हो, सबको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे। अब यहां सेकंड बौद्ध संगति, सेकंड बौद्ध संगति जो है उसमें मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म में एक सबसे बड़ी समस्या थी कि गौतम बुद्ध जब तक जिंदा थे तब तक ठीक था, उसकी मृत्यु के बाद में मतभेद और मनभेद बढ़ गए, मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए। अतः बौद्ध धर्म में
मतभेदों का समाधान करना था। समाधान करने के लिए एक बौद्ध संगति बुलाई गई। इस बौद्ध संगति का समय कितना, 383। तो ये अवसर कौन सा था, 100 साल हो गए गौतम बुद्ध को मरे हुए। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के कितने साल बाद, 100 साल बाद में ये संगति का आयोजन किया गया। तो पहली संगति गौतम बुद्ध की मृत्यु के साल में 483 ईसा पूर्व में, और दूसरी मृत्यु के 100 साल बाद में। रटने की जरूरत है क्या, नहीं। गौतम बुद्ध की जन्म यदि 563 याद है ना आपको, एक सन याद करना है, फिर बाकी चीजें अपने आप निकल जाएंगी। क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ, 80 साल की उम्र में मर गए, तो 483 में मर गए। पहली बौद्ध संगति मृत्यु के तुरंत बाद हो गई क्योंकि बहस हो गई थी, और उसके 100 साल बाद में दूसरी हो गई। रट्टे मत मारो, चीजों को लिंक करके और उनको याद करो। तो 563 में जन्मे गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद 383 में ये बौद्ध संगति वैशाली में हुई। वैशाली जो कि आजकल कहां पड़ता है, बिहार। यहां उस समय मगध का शासक कौन था, इसका अध्यक्ष बनाया गया किसको, कई किताबों में सर्वकामी मिलता है, कई किताबों में सबका मीर मिलता है, यह अध्यक्ष था। दूसरा इसका उपाध्यक्ष था कौन, पुकुदकचायन। लेकिन यहां मामला बिगड़ गया और भारत की 2 तरह के बौद्ध भिक्षुओं में हलचल हो गई और दोनों ने एक दूसरे का विरोध कर दिया। तो 2 तरह के बौद्ध भिक्षु जो थे, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के बौद्ध भिक्षुओं में व्यापक मतभेद और एक दूसरे का विरोध करते हुए उन्होंने एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू की, और इसके बाद में मतभेद के बाद वो अलग हो गए। जैसे दोस्तों यदि बात करें तो ये बीच में से एक लाइन खींच दो, यहां पर ये लो, या ये लाइन आप सीधी चाहते हो तो सीधी खींच दो, ये लो। तो इस प्रकार से ये तो हो गया पश्चिमी भारत और ये हो गया पूर्वी भारत। ये लोग सही लोग थे, ये लोग सच्चे लोग थे, हम लोग है ना इसमें, इसलिए दुनिया में सबसे अच्छा देश भारत है, और भारत में सबसे अच्छा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे अच्छी जगह वो है जहां पर हम हैं, जयपुर। उसमें भी है, हाँ बिल्कुल, हम जहां मैंने कुछ बोला क्या, नहीं। तो पश्चिमी भारत के लोग जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए पुराने नियम थे उनको मानते थे, पुराने नियमों को स्वीकार करते थे। लेकिन ये पूर्वी भारत वाले ये मक्कार थे, इन्होंने समय बदलते ही अपनी परिभाषाएं बदल दी और नए नियम लिया है, नए नियमों पर बल दिया। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा सन्यासी रहो, बस्तियों से दूर रहो, विवाहित होकर के बौद्ध संघ में कम आओ, और महिलाओं का अलग संघ होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, महिला बौद्ध भिक्षु और पुरुष बौद्ध भिक्षु एक ही साथ एक ही संघ में रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, फिर भी दर्जनों बच्चे पीछे पीछे पापा पापा करते घूमेंगे। तो इन्होंने इन सब चीजों को स्वीकार कर लिया, यहां तक कि 5 मक्कारों को भी स्वीकार कर लिया। बोले कि मांस खाएंगे, मद्य पिएंगे, मत्स्य का प्रयोग करेंगे, मैथुन सेक्स पर बल देंगे। तो ये 5 में मद्य, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, धन, 5 में। जैसे सिखों में 5 ककार है, कै 5, कड़ा, कच्छा, कंघा, कृपाण, केस, ऐसे इनके 5 में। समझ लो, मैं ज्यादा नहीं बताऊं। हाँ, लेकिन इन्होंने इतना कहा, मैंने तुम्हें इशारे में बता दी रही बात। इन्होंने कहा कि नहीं हम पवित्रता को अपना आदर्श बनाए रखें। इन्होंने कहा कि दुनिया बदल रही है, हम भी बदलेंगे। दोनों में मतभेद हो गया। ये लोग जो थे
इनका नेता था, इन पश्चिमी भारत वालों का नेता था, इनका नेता था ये उपाध्यक्ष पुकुद कच्चायन, पुकुद कच्चायन। और इनका नेता जो था वो था सर्वकामी, ये कामी लोग ही थे, काम वासना वाले, याद रखना, सर्वकामी पूर्वी भारत के लोगों का। इन्होंने, संख्या ज्यादा किसकी होगी तुम सोच के बताओ, इन्हीं की होगी। तो संख्या ज्यादा थी इनकी, क्योंकि एक तो इन्हीं की जगह यहां वैशाली के अंदर ये अधिवेशन हो रहा है, ये दूर से गए हैं तो संख्या कम थी। दूसरी बात, इनका मार्ग कठोर है, या मजे ही मजे, इसलिए ये इनका बड़ा संघ था और महासंघिक कहलाए। क्या कहलाए? महासंघिक। ये पुराने नियमों पर बल दे रहे थे, इसलिए इनको स्थिर वीरवाद कहा गया और बाद में इसी का नाम थेरवाद हो गया, इसलिए इन्हें थेरवादी कहा गया। तो दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक महासंघिक, दूसरा स्थैर्यवाद या थेरवाद। थेरवादियों का नेता पुकुद कच्चायन और महासंघिकों का नेता सर्वकाम। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि व्यापक मतभेद बौद्ध धर्म में थे, अतः इसमें दो भागों में बट गए। तो मैंने इसको यहां लिखा, मैंने यहां लिखा और आप भी लिखो, फटाफट लिखो। इस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा। एक स्थिर वीरवाद या थेरवादी, दूसरे महासंघिक। ये पश्चिमी भारत के भिक्षु थे, जो पुराने बौद्ध नियमों पर बल देते थे। पुराने विनय नियमों को मानते थे। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उज्जैन, मथुरा एवं वत्स के भिक्षु इनका नेता पुकुद कच्चायन। महासंघिक, ये पूर्वी भारत के भिक्षु थे जो नवीन बौद्ध नियमों पर बल देते थे।
पुराने कठोर नियमों में ढील दी गई। इनका नेता सर्वकामी था। मगध, अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, वैशाली के भिक्षु शामिल थे। लिख दिया? तो मैंने जहां तक उम्मीद करूं ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने पहले बहुत ही गहराई से पढ़ा दिया था। तो ये तो समस्या आप लोगों के सामने नहीं आएगी कि चीजें समझ में नहीं आई है, बस एक बार रिवाइज कर लेना आप। मैंने आपको बताया ही है कि लेवल बहुत अच्छा है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बस रिवीजन कर लेना। और बहुत सारे विद्यार्थी जो ये पूछते हैं कि सर किताबें और भी पढ़ें क्या साथ साथ नोट्स के, तो जो पढ़ा रहा हूं वैसे 8-10 किताबों से लिया हुआ मैटर है। आप लोग यदि कहीं और के कोई नोट्स, जैसे कई विद्यार्थियों को बड़ा शौक है नाम का, नाम के पीछे भागते हैं कि साहब दृष्टि के नोट्स तो पढ़ ही लेने चाहिए, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स तो पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, तुम मेरे मैटर को मिला लेना, मुझे बाकी का पता नहीं है। लेकिन इतना मैटर उनमें से नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो अव्यवस्थित रूप से मिलेगा। फिर भी इतना नहीं है, कहीं भी कोई भी कोचिंग हो भारत की, तुम्हें यह मैटर नहीं मिलेगा। मैंने अपने लिए खुद की तैयारी करने के लिए 20 किताबों से मेहनत की है, तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं। मैंने इन चीजों को अपनी खुद के सिलेक्शन के लिए तैयार किया था। मेरा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिस्ट्री, तुम्हें मैं जीके में पढ़ा रहा हूं, समझ लो मेरी बात। तो इसलिए कुछ भी मत पढ़ो, 20 तरह के मैटर को एक एक बार बांच लेने से अच्छा है एक मैटर को 20 बार ढंग से पढ़ लेना। वो परीक्षा में आएगा, वो साथ भी देगा। तो चलिए अभी हम अगली हेडिंग डालते हैं। ये तो क्लियर हो गया, फूट पड़ गई थी और तगड़ी पड़ गई थी, ये मजे मारना चाहते थे और ये पुराने नियमों पर अपनी भक्ति को साबित करना चाह रहे थे। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उज्जैन, मथुरा और वत्स, अर्थात मैप जो मैंने बनाया वो एकदम सटीक है। यहां मथुरा से लेकर के और ये सारा मथुरा वत्स से लेकर के उज्जैन ये सब इसमें आ गए, और ये अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, ये सारे के सारे ये इधर है।
तो ये पश्चिमी जो पुराने नियमों पर स्थिर रहे थेरवादी, और वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, तो संख्या ज्यादा होना संघ, तो क्या कहेंगे इनको? महासंघ। ओके, महासंघिक का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, और इनका पुकुद का चयन है। ओके, अब तीसरी बौद्ध संगति की बात कर लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगति की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल दो तीसरी। मैं कुछ एक फैक्ट तो आपको लिखा रहा हूं, फिर मैं समझा दूंगा, एकदम से समझ में आ जाएगा। समय 251 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अर्थात मगध राजधानी। शासक कौन है? सम्राट अशोक। अध्यक्ष मोगली पुत्र 30। कारण बौद्ध धर्म के मतभेदों को समाप्त करना एवं एकीकृत नियमों पर सहमति बनाना। कार्य मोगली पुत्र 30 अध्यक्षता में एक समिति ने बौद्ध दर्शन के ग्रंथ अभिधम पिटक की रचना की। इस पिटक का सबसे बड़ा ग्रंथ कथा वत्थु कथावत्थु की रचना
मोगली पुत्र तिस ने की। लिख दिया? आराम से लिख दो तो कोई बात नहीं, 2 मिनट और लग जाएंगे। तो मुझे लगता है आज तो मैं ये कहानी अशोक की शुरू भी नहीं कर पाऊंगा, 15 मिनट लगेंगे मुझे इसको समझाने में, तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इतना जरूर याद करो कि बौद्ध धर्म में जो 3 पिटक हैं, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, बौद्ध धर्म ग्रंथों का नाम त्रिपिटक है। पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। तो इस प्रकार तीसरी बौद्ध संगति में त्रिपिटकों की रचना पूर्ण हुई। तो हम कल बात करेंगे इस पर, तब तक के लिए नमस्कार।